जय हिंद, नमस्कार सभी को। एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं और इस वीडियो में बात करेंगे एक नेशनल फेलोशिप की। और ये फेलोशिप उन सभी बच्चों के लिए है जिनका नेट या जेआरएफ पास अभी तक नहीं हुआ है और पीएचडी करना चाहते हैं, पैसों की बहुत समस्या है। उन सभी के लिए फेलोशिप बहुत कारगर साबित हो सकती है यदि आप में इसका चयन हो जाता है तो। क्या फेलोशिप है, कितनी सीटें हैं, क्या लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी है और कितनी की फीस लगेगी, क्या एंट्रेंस होगा, क्या इंटरव्यू होगा, क्या पीपीटी होगी, क्या सिनॉप्सिस बनेगा, सारी बात करेंगे इस लंबे चौड़े वीडियो में। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। समस्याएं, सवाल, उलझन, जिज्ञासाएं जो भी आपके दिल में, दिमाग में, लीवर में, किडनी में हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है। टैगोर राष्ट्रीय संस्कृत शोध फेलोशिप योजना 2025 और 26 इसका नाम है। हिंदी में, इंग्लिश में भी नाम होगा इसका। इंग्लिश में है स्कीम ऑफ टैगोर नेशनल फेलोशिप फॉर कल्चर रिसर्च 26 एंड 27 का बैच। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से आई हैं। 40 सीटें हैं टोटल इंडिया के लेवल पे। और इन सीटों के अंदर जो फेलोशिप होगी वो जेआरएफ से डबल है। अगर जेआरएफ आपको 31,000 मिलता है, उससे भी ज़्यादा डबल अमाउंट का फेलोशिप आपको इसमें मिल सकता है यदि आपका इसमें चयन हो जाता है तो। ठीक है। आर्ट्स, कल्चर, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, एजुकेशन, लॉ, ये बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और खासकर ऐसे बच्चे जिनका संबंध इतिहास से है, हाँ, हिस्ट्री से है, आर्कोलॉजी से है, एंथ्रोपोलॉजी से है, फिलॉसफी से है, एस्ट्रोफिजिक्स से है, एस्ट्रोनॉमी से है और प्री इंडियन हिस्ट्री से है या वर्ल्ड हिस्ट्री से है, एपिस्टेमोलॉजी से है। ये सभी बच्चे अगर अलग अलग फील्ड के हैं, कल्चर से है, लिटरेचर से है, लैंग्वेज से है, लिंग्विस्टिक साइंस से है, लाइब्रेरीज से है, पॉलिसी मेकिंग एंड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये सभी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फेलोशिप 2 कैटेगरी की है। एक फेलोशिप का अमाउंट है 80,000 रुपया महीना, 80,000 पर मंथ। और दूसरी फेलोशिप का अमाउंट है 50,000 पर मंथ का। ठीक है। और ये फेलोशिप आप प्राप्त कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट पे सारी जानकारी दी गई है, इसका ध्यान रखिएगा। किसी एक सब्सक्राइबर ने इसके बारे में बताया था, फ़ोन था नहीं मेरे पास, किसी का फ़ोन मानकर लाया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। लास्ट डेट है 15 जुलाई 2026 को फॉर्म भर दीजिएगा। ऑफलाइन फॉर्म है। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। फॉर्म भरने के बाद आपको फॉर्म को बाय पोस्ट भी भेजना है, जो कि बड़ी समस्या है क्योंकि इसमें कह दिया गया है कि फॉर्म आपको पर्टिकुलरली एक मंत्रालय या संस्थान, डिपार्टमेंट में ही भेजना है जो कि भारत सरकार के होंगे। और सभी राज्यों में गिने चुने 5 या 6 डिपार्टमेंट ही ऐसे हैं जहाँ इस फॉर्म को जाके आपको सबमिट करना है। तो ये आपकी समस्या है, इसलिए फॉर्म को जल्दी प्रिंट आउट निकाल के भर दीजिएगा क्योंकि बाय पोस्ट आपको भेजना है या फिर आपके नज़दीक में है तो फिजिकली बाय हैंड जाकर भी इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। ये फेलोशिप है। 2 पेज का फॉर्म है। फॉर्म में जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट लगेंगे। अरे हाँ, मैं कैसे भूल गया, सवाल आ गए आपके मन में, दिल में, दिमाग में, लीवर में, किडनी में कि कौन भर सकता है, यूजी, पीजी या पीएचडी या पीडीएफ या कोई भी? जी नहीं। जो बच्चे पीजी कर रहे हैं और पीजी के फाइनल ईयर में हैं, 4th सेमेस्टर में हैं या 3rd सेमेस्टर में हैं या 2nd ईयर में हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो बच्चे एमफिल कर चुके हैं या कर रहे हैं वो भी इसको भर सकते हैं। जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं वो भी इसको भर सकते हैं। आपका पीजी, आपका पीएचडी, आपका एमफिल चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो, स्टेट से हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। डिस्टेंस के माध्यम से हो, रेगुलर के माध्यम से हो, पीजी, एमफिल, पीएचडी वही भर सकता है। गर्ल्स बॉयज़ वही भर सकते हैं। ट्रांसजेंडर भर सकते हैं, वुमेंस भर सकती है, किसी भी कैटेगरी के बच्चे इसको भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आफ्टर पीएचडी, जिन लोगों का पीएचडी हो चुका है वो भी इसको भर सकते हैं। जिनका पीएचडी हो चुका है वो भी इस फेलोशिप को भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपको बता दिए। अब एक समस्या इसमें आएगी क्योंकि उसमें एंट्रेंस नहीं होना है। समस्या ही है आपके लिए, क्योंकि जब एंट्रेंस नहीं होगा तो सिलेक्शन का बेस क्या होगा, ये सवाल आपके दिल में आएगा। तो इसका 2 तरीके से ये सिलेक्शन करेंगे। पहला आपका एसओपी, जिसे हम सिनॉप्सिस भी कहते हैं, और दूसरा आपका इंटरव्यू प्लस पीपीटी। पहला सिनॉप्सिस या एसओपी जो कि आपको फॉर्म के साथ ही बनाकर सबमिट करना है। अभी कुछ टॉपिक बताऊंगा मैं आपको, जिन टॉपिक के बेस पर कुछ बच्चों का चयन हो चुका है, वो काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, ताकि आपको थोड़ा बेस मिल जाएगा कि आपका टॉपिक किस क्षेत्र से हो तो आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है।
और इसी के साथ साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म, एकेडमिक डॉक्यूमेंट, अपना रिसर्च प्रपोजल, अपना CV, यानी कि आपका जो बायोडाटा लगाना पड़ेगा। प्लस अगर आपका कोई रिसर्च पेपर, कोई आर्टिकल कहीं पब्लिश हुआ है, प्रिंट फॉर्म में है, सर्टिफिकेट उसका, उसको भी अटैच कर सकते हैं, मिनिमम 2। और जो प्रपोजल आपका है रिसर्च का 1500, यानी कि मेरे मुंह से हिंदी इंग्लिश थोड़ा दिक्कत होती है, माफ़ करिएगा, 1500 शब्दों में आपका सिनॉप्सिस बना हुआ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और रेफरेंसेस 2 पेज का फॉर्म है, प्रिंट आउट निकाल के उसको भर दीजिएगा, फोटो वगैरह अपना लगा दीजिएगा, अच्छा से थोड़ा आपका होना चाहिए, ठीक है। एक 22 पेज का PDF मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ध्यान से देख लीजिएगा उसमें क्या क्या है। उसमें दी गई है पहली चीज़ कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस फेलोशिप के लिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ये फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और इंटरव्यू में आपसे पूछा भी जाएगा कि आपका पर्पस, आपका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा आपका टॉपिक क्या है, उसको ध्यान से लिखिएगा। अब चौथी एक लिस्ट है इसमें, जिसमें ये बताया गया है कि ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C में किस किस एरिया को लेकर अपना टॉपिक बना सकते हैं। जैसे कुछ इसमें हैं, इंस्टीट्यूट हैं जो सेंट्रल के हैं, हाँ, उसमें आर्कोलॉजी, मैथोलॉजी और ग्रिलियंस, दिल्ली के इसमें 1 2 3 4 सेंटर दिए गए हैं, ठीक है। नाम पढ़ देता हूँ कुछ में, आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर, लिस्ट तो क्योंकि काफ़ी लंबी है। इसमें है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट एंड दिल्ली, इंडियन नेशनल म्यूजियम कलकत्ता, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, फिर है इसमें इलाहाबाद म्यूजियम, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता, ललित कला अकेडमिक दिल्ली, नेशनल रिसर्च लैबोरेटरी एंड कंजर्वेशन कल्चर एंड प्रॉपर्टी लखनऊ, ठीक है। फिर इसमें नॉन इंस्टीट्यूट भी है, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में नहीं आते हैं उसकी भी लिस्ट है, और जो उसमें आते हैं उसकी भी है, ठीक है। लिटरेचर है, जनरल स्कॉलरशिप है, आर्काइव का इस टॉपिक है, एंथ्रोपोलॉजी के टॉपिक्स हैं, इसमें आप एंथ्रोपोलॉजी प्लस सोशोलॉजी को मिलाकर भी टॉपिक बना सकते हैं। क्राफ्ट के टॉपिक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, विजुअल आर्ट्स है, लिटरेरी है, लिटरेचर आर्ट्स है। इसके अलावा हाँ, इसके अंदर और क्या टॉपिक है, हाँ, इसमें एथिक्स के टॉपिक्स है, यानी कि इन फील्ड को लेकर आप टॉपिक फ्रेम कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और ये फेलोशिप मिनिमम 2 साल की है, इसका ध्यान रखिएगा। अमाउंट अच्छा खासा मिलता है, काम भी करना पड़ेगा, और हाँ, ये फुल टाइम है। जिस संस्थान में आपका चयन होगा उस संस्थान में रोज आपको जाना होगा, वीकली 5 दिन तक वो काम करना होगा। ऐसा नहीं है घर बैठ के काम कर लिया, इसके अंदर ऑफिस में जाकर भी काम करना होगा, फील्ड पे जाकर भी काम करना होगा, ऑनलाइन भी कुछ काम होगा, ऑफलाइन भी काम होगा, सर्वे का काम होगा, रिसर्च का काम होगा, रिसर्च राइटिंग का काम होगा, प्लस प्रेजेंटेशन का काम होगा। जी हाँ, हर 3 से 4 महीने पे जो भी आपने काम किया है उसका डिपार्टमेंट के पास में आपको रिपोर्ट सबमिट करना है, उसको प्रेजेंट करना है, यानी कि एक सेमिनार पेश करना है, बुझे। हाँ, सरकारी पैसा आसानी से नहीं मिलता है। वो अलग बात है कि काम कूड़े करकट में फेंक दिया जाता है, जैसे मुखर्जी नगर, पटेल नगर, बत्रा, लाजपत राय में किलो के भाव में PhD की थीसिस बिका करती हैं, और पटेल नगर में प्रिंट हुआ करती है ना। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ज़्यादा बोलपट्टी नहीं खोलेंगे, फिर कहेंगे धोती खोल रहा है, ठीक है। और इस फेलोशिप के विषय में हाँ, गर्ल्स बॉयज़ सब भर सकते हैं। ये किसी का एक वो आ गया था 1 2, हाँ, कंटेंजेंसी, साथ साथ आपको कंटेंजेंसी का अमाउंट भी मिलेगा और HRA भी मिलेगा आपको, ठीक है ना। HRA इसमें 50,000 दिया गया है, ये दोनों ही इसमें कंटेंजेंसी और HRA दोनों दिया गया है, 50,000 का वही मिलेगा आपको, यानी कि अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलेगा इसके अंदर, ठीक है ना। कंटेंजेंसी भी दी है, अलाउंस भी दिया गया है, ट्रैवलिंग वगैरह आप इसमें देख लीजिएगा पूरा, क्योंकि 22 पेज का है ये नोटिफिकेशन, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये 15 जुलाई से पहले इसको फॉर्म भर दीजिएगा आप, पब्लिकेशन पेपर लगा दीजिएगा साथ में। पेज नंबर 17 से लेकर पेज नंबर 22 तक पूरी लिस्ट दी गई है, नोडल ऑफिसर, उसके नाम और उनके एड्रेस, ईमेल आईडी के साथ में। ये क्या है नोडल ऑफिसर? ये नोडल ऑफिसर वो हैं जहां आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भर के, डॉक्यूमेंट अटैच करके, सेल्फ अटैच करके यहाँ पर सबमिट करना है फिजिकल मोड पे। अगर आपका सबमिट नहीं हुआ तय तारीख तक तो सारा काम खराब हो जाएगा, मेरी वीडियो का और आपके समय का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। अब ये कितने लिस्ट में ये बता देता हूँ। दिल्ली में, दिल्ली, हाँ, लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है। दिल्ली में है इसका ऑफिस, ठीक है, नोडल ऑफिसर का, चेन्नई में है और भुवनेश्वर में है, रविंद्र भवन पे है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, और राजस्थान, नागालैंड, कलकत्ता, इलाहाबाद और पंजाब,
और न्यू दिल्ली में एक और है इसमें, ठीक है। अलग लिस्ट में आप नाम देख लीजिएगा। ये भोपाल, वेस्ट बंगाल यानी कि कलकत्ता, महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद तंजावर यानी कि तमिलनाडु का ही आपने मैंने बताया आपको, ठीक है। फिर गुंटूर हैदराबाद में पड़ता है आपका, हैदराबाद तरंकन के पास में, महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र माफ़ करिएगा। फिर न्यू दिल्ली में एक और है आपका गांधी स्मृति दर्शन, हाँ जहाँ राजघाट पड़ता है ना दिल्ली में, राजघाट के सामने गांधी स्मृति दर्शन है, वहाँ भी नोडल ऑफिसर का एक सेंटर दिया गया है, वहाँ भी अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये वो बच्चे जिनको आर्काइव लाइब्रेरीज़ को लेकर टॉपिक कोई बनाया है रिसर्च फेलोशिप का, इसके लिए वहाँ सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। कलकत्ता में है, बिहार में इसका सेंटर है, उत्तर प्रदेश में रामपुर करके जगह है वहाँ इसका सेंटर है, कलकत्ता में एक और सेंटर है जो नेशनल आर्काइव है दिल्ली की जनपद के पास में, वहाँ भी इसका NARA बोलते हैं, वहाँ भी इसका सेंटर दिया गया है नोडल ऑफिसर का। उसके बाद चंडीगढ़ में ऑफिस दिया गया है, बिहार में दिया गया, मुंबई महाराष्ट्र में एक और दिया गया है, ठीक है। फिर लखनऊ में दिया गया है, लखनऊ में दिया गया है, रविंद्र भवन न्यू दिल्ली में दिया गया, ललित कला अकादमी वेस्ट बंगाल कलकत्ता में एक और दिया गया है सेंटर, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में दिया गया है एक और सेंटर, हैदराबाद में जो सलार जुंग म्यूजियम है वहाँ दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली में एक और दिया है, कलकत्ता है, इंडिया गेट के पास है जो नेशनल गैलरी है वहाँ एक सेंटर दिया गया है, तिलक नगर में एक सेंटर दिया गया है, बस यानी ज़्यादा सेंटर दिल्ली में है। एक बात और, चाहे आप मान लो बिहार में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, तमिलनाडु में रहते हो, केरला में रहते हो, जिस सेंटर में जाके अपना फॉर्म सबमिट करेंगे उसी सेंटर के लिए आपका चयन होगा। और एक सेंटर पर 2 ही सीट हैं, एक सेंटर पर 2 ही सीट हैं। अब ये आपका नसीब है कि कितने सेंटर पे आपका कितने फॉर्म आते हैं, क्योंकि मिनिमम 2 बताया गया है और मैक्सिमम 6 फॉर्म स्वीकार करेंगे वो लोग, चयन लेकिन 2 का ही होगा, एक फेलोशिप के लिए एक स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। क्योंकि फेलोशिप है वो 50,000 की है, जो स्कॉलरशिप है वो 80,000 की, ध्यान रखिएगा। अब ये क्राइटेरिया क्या है, इंटरव्यू में क्या कुछ होगा वो ज़्यादा मुझे जानकारी है नहीं, ठीक है, इतना अनपढ़ ही लगता हूँ मैं चेहरे से भी बातों से भी, ठीक है। अब कुछ टॉपिक्स की बात कर लेता हूँ, कैसे टॉपिक्स आप बनाएं कि आपके सिलेक्शन की संभावना है इसमें बढ़ने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। हाँ, इसमें क्या दिया गया है, 3 फेलोशिप, 9 स्कॉलरशिप, वेरी शॉर्ट, हाँ टोटल, हाँ देखिए इसमें जो 25-26 का सत्र आया था उसमें सीटों की संख्या बहुत कम थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है, वही किया गया है, वही, ठीक है। टॉपिक सुन लीजिए, एक टॉपिक है इसमें, कोई मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, टॉपिक छोटा सा ही है। इसमें टॉपिक है राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित प्राचीन भारतीय आहत एवं ढले हुए सिक्कों का अध्ययन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। एक ये टॉपिक दिया गया जिसमें स्कॉलरशिप दी गई है किसी बच्चे को, नंदिता राय इनका नाम है, दिल्ली से ये है, ठीक है, एक ऐसा टॉपिक है। एक टॉपिक और है इसमें, दी उन्नयन पर्सन, नहीं तो इंग्लिश का हो जाएगा, हाँ बुद्धिस्ट का है। एक टॉपिक ये ललित कला अकेडमी की तरफ से फाइनल हुआ था, अमरजीत इनका नाम है, इनका टॉपिक है डिस्कवरी हिंदू बुद्धिस्ट हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, एक टॉपिक ये दिया गया है। एक टॉपिक और इसमें ये है ट्रेजर ऑफ एंशिएंट अर्ली मेडिवल इंडियन कॉइन्स इन दी कलेक्शन ऑफ CSMVS मुंबई, ठीक है, टॉपिक ये है। एक टॉपिक और इसमें ये है म्यूजियम नरेट दी जीनियस ऑफ इंडियन मॉडर्न ऑफ कंटेम्परेरी आर्ट कलेक्शन इन दी गवर्नेंस म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ डिफाइंस येट अनदर स्टोरी। यानी कि ऐसे टॉपिक्स को लेकर आप टॉपिक बनाइए, काम करिए, और इन सभी टॉपिक्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, ठीक है ना। आपको कम देखा है, स्क्रीन ज़्यादा देखा है, क्योंकि नोटिफिकेशन देखना जरूरी होता है। इसको फॉर्म को भरिए, सूचनाओं को फॉरवर्ड कर दीजिए। एक और फेलोशिप आ गई है ICSSR की तरफ से, 1 जुलाई उसकी डेट है लास्ट, कल उसका वीडियो आपको दे दूंगा, ध्यान रखिएगा। उसको फॉर्म भरिएगा, फॉर्म ऑफलाइन से है, सारे लिंक, फॉर्म का लिंक कैसे बनाना है, और जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी, फिर बात करूँगा मैं आपके इंटरव्यू एंड PPT को लेकर, और कैसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे जा सकते हैं, और कैसे आपको सवालों के जवाब को टैकल करना है, उनको फेस करना है, जवाब देना है। सिनॉप्सिस बनाने में कोई तकलीफ आती है, क्योंकि ये सिनॉप्सिस PhD की तरह नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। सिनॉप्सिस का पूरा फॉर्मेट जो PDF का हमने लिंक दिया गया है, दोनों चारों पांचों, उनमें दिया गया है कि सिनॉप्सिस जो आपको बनाना है उसके क्या क्या पॉइंट रहेंगे, किस किस पॉइंट को आधार बना के आपको अपने सिनॉप्सिस को बनाना है, इसका ध्यान रखिएगा। सारी बातें मैं बता दूं ज़रूरी नहीं है, कुछ आप लोग भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करिए, अपने R&D करिए, बाकी कोई समस्या होगी तो हम तो हैं ही उसके लिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में आपसे, अपना ध्यान, अपनों का ध्यान रखिएगा। 25 जून 2026 है, 24 जून आपको याद ही है,
क्या हुआ था, और 25 जून को भी याद है क्या हुआ था 1975 में। उस काले दिन को अपने तरीके से थोड़ा सा चिंतन मनन करिएगा, और ऐसा समय भविष्य में नहीं आए दोबारा, या ऐसा समय चल रहा है या ऐसा समय कहीं आने वाला है, कोई ऐसी जानकारी हो तो कमेंट करके बताइएगा। अपने दोस्तों यारों के साथ, संबंधियों के साथ इस दिवस की भी थोड़ी सी यादों को ताज़ा कर लीजिए। दिन बुरा सही और बुरी बातों को भी याद कभी कभी कर ही लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम सभी को।